मारूफ मुसन्निफ और हदायतकार सैयद नूर से मिलने उनके स्टूडियो पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है शाह जी? अल्लाह का शुक्र। आ जाए इधर से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, क्या हाल है आपके? आफ्टर लॉन्ग टाइम है। बिल्कुल। और आप थोड़ा लेट हो गए तो मैंने सोचा मैं थोड़ा पौधों को पानी वानी लगा लूं। लगता है सुबह सुबह आप यही काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी वॉक हो जाती है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ। और आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा होगा। नहीं मैं थोड़ा मार्जिन लिया था। और ठीक है आप शाह जी? अल्लाह का शुक्र। तो शाह जी आजकल हो क्या रहा है? मुझे ऐसा, हमें तो एक ही काम आता है, बस सुबह इस दुनिया में आ जाते हैं। छोटी सी दुनिया ये हमारी जो है, यहाँ एडिटिंग भी है, वहाँ पे एडिटिंग करते हैं, ऑफिस में स्क्रिप्ट वर्क करते हैं, रिकॉर्डिंग है तो उधर रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आपके आपको दिखाएंगे, वहाँ हम रिकॉर्डिंग शॉटिंग करते हैं। तो बस अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई हुई है। तो क्रिएटिव वर्क जितना भी है हम यहाँ करते हैं। तो पैरेलली अभी एक फिल्म जो मैं बना रहा था, सफदर मलिक साहब की, प्रोड्यूसर है सफदर मलिक साहब, पुराने हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत फिल्में बनाई। बिल्कुल बनाई। तो उनकी फिल्म है तेरे बाजरे दी राखी। अच्छा, पंजाबी फिल्म? जी, पंजाबी फिल्म है तेरे बाजरे दी राखी, जो है वो कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट, उसकी एडिटिंग जारी। अच्छा। तो बस इन्हीं चक्रों में। अच्छा जी, ये जो नई फिल्म आपकी आ रही है उसके यकीनन राइटर भी आप होंगे, डायरेक्टर भी आप होंगे, तो क्या उसका थीम क्या है, किस तरह की बना रहे हैं और क्या तवक्कुआत लगती है? ये एक किरदार है तारी गांव का, जो इन लव है, एक आउटला बंदा है, उससे छुप छुप के ये मिलते हैं। तो एक दिन वो जो शख्स है वो उसको मिलता है, तो उसको एक बच्ची उसकी गोद में डाल देता है, जिसको उसने बच्ची को कहीं से बचाया है, उठा के लाया है। तो वो कहती है ये क्या है? कहता है मेरे पीछे तो पुलिस है। अच्छा। तुम ये बच्ची को संभाल लो, अब मेरे बाद तुम इसकी राखी हो। तो वो जो कैरेक्टर है राखी, साइमा इज डूइंग दैट। क्या परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। उनकी जिंदगी में वो 12 साल 13 साल जो है उस बच्ची के साथ, उसी में फिर रोमांस है, उसी में। लेकिन जो उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है, मैं समझता हूँ कि प्रीवियस जितनी भी उनकी मूवीज़ हैं उनसे बढ़ के बड़ी डिफरेंट परफॉर्मेंस है। और उसमें वो मेन रोल वही करें। तो और कौन है कास्ट में? और कास्ट में मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, शफकत चीमा साहब हैं, बाबर अली हैं, जो साइमन के से बात शायद वो कर रहे हैं। जी हाँ, बाबर अली वो पेयर में है। फिर कॉमेडियन है, टॉप कॉमेडियन जो हैं, मसलन इफ्तिखार ठाकुर हैं, आगा माजिद हैं, सलीम अलवेला हैं, फिर साथ में नन्नी शहरी नन्ना वो हैं, इरफान खोसट है, वाल और खुशबू हैं। इनके साथ साथ जो जिस बच्ची को वो दे गया है, वो जन्नत मिर्ज़ा वो रोल कर रही हैं, जो टिकटॉकर है, बड़ी पॉपुलर, वो रोल कर रही हैं। और साथ में एक अब्दुल्ला लड़का है जो फिल्म पढ़ने कनाडा गया, और मैंने उसको फिल्म में काम करने के लिए पाकिस्तान बुला लिया। शाह जी, आपने कई दौर देखे हैं, अरूज भी देखा, जवाल भी पिछले कुछ अरसे से था इंडस्ट्री पे। क्या तब्दीली ला सके हैं हम लोग, क्या कर सके हैं? शेख साहब, तब्दीली तो बहुत ज़बरदस्त आई है, बहुत ज़बरदस्त। मेकिंग के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, फिल्म डिजिटल हो गई, सिनेमा बड़े अच्छे बन गए, लोगों ने जाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, हालात ऐसे हुए कि लोगों के पास ना पैसे थे सिनेमा जाने के लिए, ऊपर से कोविड आ गया। कोविड ने पूरा 1 साल सवा साल ज़ाया कर दिया। जब टेक ऑफ कर रही थी इंडस्ट्री हमारी, फिल्में बनना शुरू हो गई थी, और पंजाब में जो कहा जाता था जी पंजाब में फिल्म नहीं बन रही, कराची चली गई फिल्म इंडस्ट्री, तो अगर चली भी गई तो कोई बात नहीं, कराची भी हमारे मुल्क का शहर है, बननी चाहिए और वहाँ भी बननी चाहिए। लेकिन हमने यहाँ कोशिश की, हमने यहाँ मौला जट पंजाबी में बनी, फिर मैंने एक पंजाबी फिल्म शुरू की। इसी तरह और बहुत सी फिल्में शुरू हुई हैं, जैसे वो दिल्ली गेट है, मतलब इस टाइप की यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फिल्म जो हैं वो स्टार्ट हुई और कंप्लीट हुई। लेकिन कोविड ने, आप ये देखें कि उसने बहुत परेशान कर दिया। शाह जी, क्या फ्लॉप फिल्म होती क्यों है, वजह क्या होती है उसकी?
फ्लॉप फिल्म कभी कभी टाइमिंग प्रॉब्लम आ जाता है, सही टाइम पे नहीं लगती, कभी कभी कंटेंट अच्छा नहीं होता, कभी कभी होल फिल्म अच्छी नहीं होती, तो उसने फ्लॉप ही होना है। लेकिन मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम, कि अच्छी फिल्म जो है वो फ्लॉप हुई हो। तो अच्छी फिल्म के फ्लॉप होने में मैं समझता हूँ कि या तो कभी टाइमिंग का होता है मसला, कि वो सही जगह, या प्रमोशन का होता है, या लोगों तक वो पहुँचती नहीं, या लोग उसकी जो फिल्म की रूह है उस तक नहीं पहुँचते, तो वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। अच्छा जी, आपके ऊपर एक बड़ा शदीद इल्ज़ाम आता है कि आपने जितने फनकार इंडस्ट्री को दिए हैं वो किसी ने नहीं दिए, लेकिन आप एक जगह पे आके रुके। अगर आप हमसाया मुल्क की बात करें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद वो हीरो हीरोइन आते हैं, उसके बाद नए लोगों को चांस मिलता है। इसी तरह पाकिस्तान में जितने टीवी ड्रामास बन रहे हैं उनमें भी यही रहा है। लेकिन आप एक जगह पे रुक गए, मतलब एहतराम के साथ ये जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन आप एक जगह पे रुके, आप वो लॉट जो पहले आप करते रहे, बाबर अली आपने दिया, आपने शान को एक नए किरदार में दोबारा दिया, मोहम्मद राना था, और जिया दी थी, आपने बहुत दिए लोग, लेकिन आप फिर एक जगह पे रुक गए। लोग इस पे बड़ी तनकीद करते हैं। आज जरा सच तो बताएं, हकीकत है क्या? सच अगर कॉफी की टेबल पे हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है? चले ऐसे कर लेते हैं। चले आ जाए। अच्छा, कॉफी तो होती रहेगी, लेकिन मेरे जो प्यारे हैं वो भूखे ना मर जाएं, साथ साथ इनको खोलते हुए चलते हैं। अगर 2 मिनट दे दें। शाह जी, आप जानवरों से बड़ा प्यार कर रहे हैं, क्या वजह है? कोई ये देखिए जी, ये इनसे प्यार करना जो है आपको ये साबित करता है कि यू आर सेंसिटिव पर्सन। हाँ, वो तो आप हैं। शाह जी, मेरा सवाल तो बीच में रह गया। नहीं, मैं सोच रहा था आपकी चाय ख़त्म हो जाए तो मैं फिर वो सिलसिला शुरू करूँ गुफ्तगू का। आपके सवाल का जवाब मैंने सोच किया है और तफसील से सोचा है। आपने सवाल किया कि जी आपने नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराना छोड़ दिया, ऐसा कुछ हुआ है थोड़ा। लेकिन अगर मैं 93 से शुरू करूं, जब मेरा करियर बतौर डायरेक्टर शुरू हुआ, तो मैंने कसम बनाई, बिल्कुल, इरम हसन और सलीम शेख को इंट्रोड्यूस कराया। सेकंड फिल्म जीवा, बाबर अली, रेशम इंट्रोड्यूस हुए। तीसरी फिल्म सरगम, अदनान समी और ज़ेबा बख्तियार इंट्रोड्यूस हुए। चौथी फिल्म घूंघट, अरबाज खान इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद आगे चले हवाएं, साउथ लीडिंग में। उसके आगे चलें आप मुहाफिज, जाना मलिक इंट्रोड्यूस हुए। उससे आगे चलें आप दीवाने तेरे प्यार के, जिया अली एंड मोहम्मद राना। ऐसे सिलसिला चलता रहा है। वो इसलिए चलता रहा है कि एक फिल्म इंडस्ट्री का एक भाव था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लोगों में एक पैशन था एक्टर बनने के लिए, टेक्नीशियन बनने के लिए, स्टार बनने के लिए। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री डिजिटल की तरफ बढ़ी है या कुछ हुआ है, तो लोगों ने स्टार बनने की छोड़ ही दी। अच्छा, स्टार आए नहीं, स्ट्रगल ही छोड़ दी, पैशन ही खत्म कर दिया। अब किसी को बोलें कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, वो फिल्म में नहीं है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, वो कि पैसे कितने देंगे।
लड़के को बोलेंगे, वो कहेगा जी ये मेरी डिमांड्स हैं। अरे आप डिमांड्स तो उसकी होती है जो प्रोडक्ट होता है, जो ब्रांड होता है। अभी तो आपको हमने ब्रांड बनाना है। तो ये पैशन ग्रेजुअली खत्म हो गया, जिसकी वजह से नए लोगों ने फिल्मों में आपको दिखाई नहीं देते। अभी आप जहाँ भी स्टार से भी बात करें, मतलब टीवी स्टार से अगर आप उनको आप लेना चाहते हैं फिल्म में, उनकी डिमांड ऐसी होती है कि हमारे होश उड़ जाते हैं। हालांकि वो ब्रांड नहीं है। जो अपने आप को ब्रांड समझते हैं, उनके सामने अगर शान और सैमा को आज भी खड़ा कर दें तो लोग जो हैं वो उधर नहीं होंगे, वो उनके गिर्द होंगे, क्योंकि वो फिल्म स्टार है। सर जी, आप क्या समझते हैं कि जो नए लोग हैं उनको पैसे या मुआवजा या उनका बजट होना ही नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं, नए लोग जो आते हैं ना, उनको जस्ट आप एक इतना जोर दें कि उनका जेब खर्च हो जाए, वो क्योंकि वो ब्रांड नहीं है। आप उसमें अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, एडमिशन लेते हैं, तो आप उनसे पैसे लेंगे? नहीं। वो आए सीखने के, वो सीखेंगे, वो हिट होंगे। हिट होंगे तो फिर उनको चाहिए कि अपनी मकबूलियत के मुताबिक वो डिमांड करें और पैसे लें। सर जी, जो लोगों को आप मुतारिफ करवा चुके हैं उनमें से किस किस ने पैसे नहीं लिए थे शुरू में? जी, स्टार्ट में सभी ने हाँ, जब आपने इंट्रोड्यूस करवाया? हाँ, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे याद है उनको जेब खर्च मिलता था। और ये तब से है, जब से फिल्म इंडस्ट्री है, जब से दिलीप कुमार को ले रहे हैं आप, तो दिलीप कुमार को भी नॉमिनल पैसे मिले थे, लेकिन जब वो स्टार बन गए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे दिए। वहीद मुराद साहब को ले रहे, उन्होंने फ्री काम किया शुरुआत में। नदीम साहब जब इंट्रोड्यूस हुए, उनको तो सिर्फ रहने के लिए घर मिला या जेब खर्च मिला। तो पैसे किसको दिए जाते हैं? मुझे ऐसा पैसे दिए जाते हैं ब्रांड को, पॉपुलैरिटी को, डिमांड को। जिसकी डिमांड है उसको पैसे देने चाहिए। जैसे अब आप अपनी नई फिल्म में जन्नत मिर्जा को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो मशहूर टिकटॉकर है। हाँ, तो उसने मुआवजे की डिमांड की? उसने नहीं की, लेकिन हमने उसकी शोहरत के मुताबिक उसको पे किया। वो करना भी चाहिए, क्योंकि वो पॉपुलर है और उसको उसकी हैसियत जो है, जो मुकाम है, उस हिसाब से पैसे दिए। शाह जी, पाकिस्तान में टैलेंट या नया फनकार जो है उस तरह से आ रहे हैं जैसे पहले थे? नहीं आ रहे ना। अब देखें, अब किसी लड़की को इंट्रोड्यूस होना है ना, तो किसी डायरेक्टर के पास नहीं जाएगी, किसी प्रोडक्शन हाउस में नहीं जाएगी, कहीं वो चक्कर। अब आपको मिलते नहीं नए लोग इंट्रोडक्शन के लिए, अपने इंट्रोडक्शन के लिए। वो क्या करेगी, अपने घर में या किसी बाग में चली जाएगी, 500 रुपये का किराए पे कैमरा लेगी, अपने ऊपर पानी ऐसे छिड़केगी, ऐसे हरकतें करेगी और वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी, वो मीडिया पे आ जाएगी। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया। अब वो जैसी भी है, और जितना बेहुदा करेगी उतनी पॉपुलर होगी वो। तो ये स्टाइल चेंज हो गया, पैशन माइनस हो गया है कि मैंने ये बनना है। वो कहती मैं तो खुद बन सकती हूँ, आप क्या है? सर जी, आपकी अपनी पसंदीदा आर्टिस्ट कौन सी है? साइमन। घर वाली हैं शायद इसलिए? नहीं, जब वो बाहर वाली भी थी तब भी पसंद थी। नहीं, वो आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है। तो क्या उनमें खूबियां हैं जो? उनमें सबसे बड़ी खूबी जो है, आप ये देखें कि वो एक करती है सेल्फ निगेशन, जिसको हम एक्टिंग बोलते हैं। अपनी ज़ात की नफी करके वो स्क्रीन पे आती हैं, वो परफॉर्म करती हैं। सबसे बड़ा टैलेंट उनमें वो है। आप देखेंगे सिंपल बैठी होंगी, सिंपल बात करेंगी, बात भी नहीं करेंगी, खामोश रहेंगी, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आएंगी, कैमरा चलेगा, तो वो किरदार बन जाएंगी। वो जो कौन सा सीन वो बहुत अच्छा आपको लगता करती हैं, या कौन सा किरदार वो बहुत अच्छा करती हैं? या ये नहीं कि दूसरी आर्टिस्ट अच्छी नहीं है, वो रेशम बहुत अच्छी थी, रीमा बहुत अच्छी थी, जितने भी जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मैंने सना बहुत अच्छी थी। ये लोग जिनको मैंने इंट्रोड्यूस कराया, मार्वलस। लेकिन हर किसी की अपनी एक क्लास है। तो आई लाइक साइमा's वर्क। मैं मतलब कि वो जिस तरह वो काम करती हैं, जिस डेडिकेशन के साथ करती हैं। मैं आपको बताऊं, डाकू रानी में मैंने विलन्स को कहा कि जी आप ना इसका मुंह काला कर दें, तो वहाँ कोई भी आर्टिस्ट हो वो कहेगी हाँ मैं मुंह काला करेंगे। वो तो कहती हैं जी मेकअप, बार बार मेकअप करवाती हैं, ये करती हूँ। नहीं, मैं नहीं कराऊंगी। मैंने कहा जी ये सीन की डिमांड है,
तो विलन्स ने, अब मैं गौर से सुनिएगा, उनका मुंह काला कर दिया जी बिल्कुल किया। हैं, और उसमें उन्होंने एक लंबा सीक्वेंस किया मुंह काला हुआ हो, रोना आता था। जब फिल्म का क्लाइमेक्स आया, जब वो लड़की रिवेंज लेती है तो वो उनका मुंह काला करना चाहती है। मैंने जब विलन्स को कहा, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं हम तो मुंह काला नहीं करेंगे। अब तक ऐसा कोई किरदार रह गया जो आप साइमा साहिबा से करवाना चाहते हो? हाँ, अभी हमने सोचे हैं, मैंने कुछ रोल्स, बड़े डिफरेंट रोल्स, जैसे कि इसमें तेरे बाजे दी राखी में शी डन मार्वलस जॉब, बहुत डिफरेंट रोल किया उन्होंने और बहुत अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। तो इस तरह के और मैंने बहुत सोचे। देखिए, वक्त के साथ साथ रोल्स बदलते हैं, पर्सनैलिटी बदलती है, और पर्सनैलिटी को ही आप अपने एडॉप्ट करते हैं और अपने किरदार में लेके आते हैं। अब अगर मैं साइमा और शान को कहूँ कि आप दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो मुझे जूता पढ़ना चाहिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि जी ये बिजनेस वूमेन है और आप बिजनेस टाइकॉन हैं और आपका, तो लगेगा कि ये दोनों सही कास्टिंग है। मेरी किसी फिल्म में मुझे कहते हैं जी आप साइमा को लेते हैं, उससे के बगैर काम नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी किसी फिल्म में ये बता दें कि साइमा मिसकास्ट है, ये रोल कोई और कर सकता था, साइमा नहीं कर सकती थी। सपोज चूड़ियाँ, एक सबमिसिव सी लड़की, मार्वलस डन मार्वलस जॉब। ठाकुर रानी बिल्कुल ठीक। कौन कर सकता था? मजाजन कौन कर सकता था वो रोल? मुझे कहें कि मैं गलत हूँ। अब मिसाल के तौर पर अब मैं ये कहूँ कि बाजे दी राखी में जन्नत मिर्ज़ा वाला रोल साइमा कर लें और साइमा वाला रोल जन्नत मिर्ज़ा कर लें, तो ये मिसकास्ट हो जाएगा। मिसकास्ट। शाह जी, इस बात में क्या हकीकत है कि जब घूंघट में आपने साइमा को कास्ट किया तो आपने शायद मुखालफत की और प्रोड्यूसर की रजामंदी शामिल थी, ये बात ठीक है? नहीं, पहले चाहत की, पहले मैंने चाहा कि वो आए, लेकिन उस जमाने में मेरा इसका साइमा के साथ इतना वो नहीं था, तो मुझे बीवी बनाने का इरादा नहीं था। मुझे नहीं, कुछ भी आर्टिस्ट इनका वो इतनी पॉपुलर नहीं थी। वो आई पंजाबी फिल्म में सुल्तान अली साहब के साथ डांस वांस किया, ये वो खत्म, वो इतना नहीं होता। हीरोइन का पंजाबी फिल्म में इतना ही किरदार होता था। तो मुझे उस फिल्म में बड़ा अच्छा रोल था, गो कि वो बड़ा रोल नहीं था लेकिन वो बहुत अच्छा रोल था। तो मैंने कहा शहजाद रफ़ीक साहब से, हम दोनों की आपस में डिस्कशन हुई, साइमा का नाम फाइनल हुआ। तो शहजाद उनके पास गए कि जी ये फिल्म करनी है आपने हमारी। तो वो कहते हाँ जी ठीक है। तो कौन डायरेक्टर हैं? सैयद नूर हैं। अच्छा, हल्की सी वाकफियत थी, अपना एक ही जगह काम करते थे। ऐसा उनकी तरफ से कोई लाइकिंग नहीं थी या मेरी तरफ से ऐसा इतनी लाइकिंग नहीं थी। मैं पसंद करता था यार ये अच्छी लड़की है, इसको कोई रोल मिलना चाहिए। तो उसने कहा हाँ जी ठीक है। तो उनको कहें मुझे आके कहानी सुना दें। मेरे पास शहजाद है, मैंने कहा कहानी मुझे कभी नदीम साहब ने नहीं कहा कि मुझे कहानी सुनाओ। ये तो होता है कि आर्टिस्ट हमारे यहाँ सेट पे आता है, उसको सारा समझाया जाता है, बताया जाता है कहानी, और या उससे पहले एक सिटिंग होती है जिसमें कहानी बताई जाती है, ड्रेसेस डिस्कस होते हैं, तो सब कॉस्ट्यूम वगैरह। मैंने कहा मैं तो नहीं सुनाऊँ। शहजाद साहब ने वैसे ही जाके कहा जी वो कहानी हो, कह रहे हैं कि मैं तो नहीं सुनाऊँगा। कहती मैं काम नहीं करूँगी। मैं कहा ना करे, खत्म हो गया। मैंने अड़ गया, मैंने कहा मैंने नहीं करना था। मैंने कहा आप नीली को कर लें। नीली को साइन कर ली, उनसे बात कर ली, साइन नहीं किया, बात कर ली। हाँ। जी आपने करना हुआ। तो नीली ऑलरेडी जावेद शेख साहब की कोई फिल्म कर रही थी बाहर की, उसने हाँ कर ली, ठीक है। तो जब हमारी शूटिंग करीब आई पता चला कि वो तो आउटडोर जा चुकी हैं। तो अब क्या करें? आप शहजाद मुझे कही यार वो शूटिंग करीब है, सारा सेट लग गया ये, तो मैं बात करता हूँ दोबारा। मैंने कहा कर लो भाई। मैं क्या कहूँ, प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होना चाहिए। हो गए, कहती नहीं जी मैं तो कहानी सुनूंगी। हालांकि ये ऐसी है नहीं, आई डोंट नो उसको क्या इनके दिमाग में आया। ये तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करने वाली और बहुत कोऑपरेटिव खातून है। वो मेरे पास फिर आ गए। मैं कहा यार फिर रहने तो आप किसी और को कर ले, किसी को भी कर ले, छोड़े। वो शायद नहीं है, तो आपकी मेहरबानी,
अब वो मेरे दोस्त भी, शहजाद, प्रोड्यूसर भी, हमारा मोहब्बत प्यार भी बहुत, वो सेट भी लगा हुआ। अच्छा भाई, मैं चला गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। फिर आपने कहानी सुननी? जी। मैंने कहा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ऊट पटांग मैंने घूंघट की कहानी नहीं सुनाई। ऊट पटांग एक लड़की है, इधर से आई है, बर्फों में चली गई है, वो गिर गई है, मतलब ये अच्छा 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 ठीक है जी, मैं करती हूँ। सेट लग गया, शूटिंग शुरू होगी। अब जो शूटिंग शुरू हुई है वो कुछ और है। ये एक्टर इतने सियाने होते हैं, मैं कुछ और पिक्चराइज कर रहा हूँ, और उसने नहीं पूछा कि आपने मुझे को और कहानी सुनाई थी, ये आपने क्या। तो फिर जब हमारी दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, तो मैंने उसे बताया, मैं तुम बहुत बनती थी, मैंने तुम्हें कहानी नहीं सुनाई थी। कहती हाँ मुझे मालूम है, जो सुनाया था वो तो था ही नहीं। तो इस बात शाह जी, बीवी कैसी? एक्सीलेंट, बहुत बेहतरीन। मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी में रुखसाना जैसी बीवी जो थी, मेरी ज़िंदगी की आसूदगी, मेरी ज़िंदगी के हर पहलू का ख्याल रखने वाली, हर लिहाज से एक कंप्लीट वुमन थी। बहुत उन्होंने मेरा रिगार्ड किया, बहुत मुझे प्लेस दी, मुझे कि मैं काम करूं, मुझे टाइम दिया जाए। तो लेकिन मेरा जो साइमा के साथ मैं जब अटैच हुआ, मैं मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, तो रुखसाना को मालूम था किसी हद तक। तो मैंने फिर भी कभी इस मामले में उन पर डिस्कस नहीं किया। अब जब हमने शादी कर ली, गो के उसको ओपन नहीं किया शादी को कुछ अर्सा, फिर बाद में वो हो भी गई, जिस पे रुखसाना ने रिएक्ट भी किया। लेकिन उस रिएक्शन में ये नहीं था कि मुझे कहे कि आप, मैं नहीं रहती या आप नहीं रहते, आप निकल जाएं, मेरे बच्चे, मेरा फलाना, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो एक पढ़ी लिखी खातून थी और मामलात को समझती थी। और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा कि शाह साहब आपने शादी कर ली है ना, अब उसको शरई हक भी दें हर लिहाज से। ये तो हो गया वो पहलू। अब एक बेहतरीन बीवी को होते हुए एक दूसरी बीवी आई। साइमा जब बीवी बनती है तो उसने एक फर्क रखा बीवी में और एक आर्टिस्ट में। जब वो आर्टिस्ट है तो वो बीवी नहीं है, और जब वो बीवी है तो आर्टिस्ट नहीं है। तो ये एक बड़ा नज़दीकी एक रिलेशनशिप थी। लेकिन इस रिलेशनशिप को पावर जब मिलती है, जब रुखसाना की डेथ होती है, तो उसने दो बीवियों जैसा अपने अंदर एक जज्बा पैदा किया, मेरा ख्याल रखना। वो उसने एक्ट्रेस को खत्म कर दिया, माइनस कर दिया, वो सिर्फ बीवी बन गई। यानी उसने कहा कि अब मेरे पास, मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी है, मुझे रुखसाना की कमी भी कम करनी है और अपना हक भी जो मैं हूँ। तो उसने कभी ये नहीं कहा कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, या आपने मेरे साथ ज्यादती की है, या व्हाटएवर कुछ भी। लेकिन हमेशा उसने मेरी बात में हाँ की है, कभी किसी चीज़ में ना नहीं की। जब एक्ट्रेस थी तो उसने कहा था कि मैं कहानी सुने बगैर फिल्म नहीं करूँगी। अब मैं उनको कहता हूँ ये आपने वो करना है, ठीक है। तो बच्चों का क्या रिएक्शन होता है? बच्चों का बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन था। बच्चे पहले तो ऑन नहीं कर रहे थे इस बात को, लेकिन अभी जो है माशाल्लाह सारे बच्चे जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं साइमा से, और साइमा भी बहुत करती है। अच्छा जी, आपका ये दिल चाहता है कि साइमा काम ना करें, घर बैठे? कभी नहीं। उनका दिल चाहता हो? कभी नहीं। उनका तो चाहता है, वो तो कहती मैं छोड़ना चाहती हूँ सब। लेकिन मैं कहता हूँ इतनी बड़ी आप पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, खुदा के वास्ते इसको इस रवानी को रवा रहने दें। शाह जी, एक लोगों को गिला है, मुझे भी गिला है, जैसे आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और
साइमा बेगम को आपके हवाले से कोई बात करनी चाहिए, कभी इंटरव्यू नहीं देती हैं, उन कैमरा सामने नहीं आती, क्या वजह है? ये मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन मैंने कई बार उनसे सवाल किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी वो शाय है, वो बात नहीं कर सकती, ये कतई गलत है। नहीं, जो आर्टिस्ट अपने आप को माइनस करके कैमरे के सामने इतने इतने बड़े डायलॉग्स बोलेगी, ऐसी साइलेंट परफॉर्मेंस देगी, आंखों में आंसू लेके आंसू बहा देगी, तो उसको इंटरव्यू देना या उससे बात करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपना एक तरीकाकार ज़िंदगी का बनाते हैं। तो उन्होंने शुरू से ही आज तक ये कहा कि मैं फिल्म के पर्दे की आर्टिस्ट हूँ, मुझे वहीं नज़र आना चाहिए, और अगर मैं टीवी पे भी काम करूँ तो बहसीत किरदार नज़र आना चाहिए, साइमा नहीं नज़र आना चाहिए। इसलिए उन्होंने कभी नहीं दिया। तो बहुत सारे आप जैसे मेरे जो प्यारे हैं, उन्होंने मुझे कहा, मैं मजबूर होकर गया भी, मैं कहता प्लीज़ ये मेरे को तुम कर दो यार। अच्छा जी, मैं कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद मैं किसी को इनकार नहीं कर पाऊंगी। ये असूल वाले लोगों का काम है, तो वो इस असूल पे कारबंद है। तो आई होप कि वो कहती है कि जिस दिन मैं रिटायरमेंट का ऐलान करूंगी उस दिन मैं इंटरव्यू दूंगा ऑन कैमरा। बेटे शाजिल से मुलाकात की और सैयद नूर के साथ उनकी आने वाली फिल्म तेरे बाजरे दी राखी का ओपनिंग सीक्वेंस देखा। अच्छा जी, बड़ी जबरदस्त तेरे बाजरे दी राखी, क्या बात। जी शेख साहब, मैं आपको बताना चाह रहा था इस शादिल के बारे में। पिछले साल इसने A लेवल किया है, तो कोविड की वजह से बिल्कुल घर पे बैठे हुए थे, कुछ हो नहीं रहा था। ये आगे पढ़ना चाह रहा था, अमेरिका जाना चाह रहा था, तो मैंने कहा जब तक नहीं होता तुम मेरे साथ काम करो, और इसने बड़ी जल्दी पिक किया। अच्छा। और अब मुझे असिस्ट कर रहा है और बड़ा अच्छी तरह कर रहा है। एडिटिंग की बड़ी सेंस आ गई है, म्यूज़िक की बहुत सेंस है माशाल्लाह, और मुझे असिस्ट भी करता है। और स्टाफ के साथ जाता है, स्टाफ के साथ आता है, इसको अलाउ नहीं है गाड़ी में जाना। अच्छा, और स्टाफ की गाड़ी में जाके सफाई करना, सेट के ऊपर सारा करना, इसकी जिम्मेदारी। अच्छा जी, आप बताएं कि सैयद नूर साहब के आप साहबजादे हैं और असिस्ट भी नहीं को कर रहे हैं। ऐसी है, बट इनके साथ काम करके ऐसा नहीं लगता दैट यू वर्किंग फॉर योर फादर। जो इनका ही इज़ अ रिनाउंड डायरेक्टर, तो इट्स एक्चुअली अ जॉब। इट्स नॉट कि मुझे तो अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारे घर में यूनिवर्सिटी है, तुम तो जाओ तुम्हारे वाले साहब। मैंने कहा यार वाले साहब नहीं, मैंने गोबर उठाया है, मैं सफाइयाँ करवाते हैं मेरे से। मैं बहुत मुश्किल से इनके साथ असिस्ट करना होता है, इट्स वेरी हार्ड। आपको ये नहीं कभी लगा कि इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, इतने बड़े जो हैं वो किंग मेकर हैं, तो आप कोई एक्टिंग वैक्टिंग कर रहे हैं, आप इनको असिस्ट कर रहे हैं? मैं हमेशा सेट पे होता हूँ, इतने एक्टर्स को देखा है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है, लेकिन कभी है ये नहीं हुआ कि ऐसा इनके जैसा बनना है। हमेशा वाले साहब को देखे हुआ यार, ये बिहाइंड द कैमरा। तो शायद क्या लगता है आपको, क्या सलाहितें, आप जैसी सलाहितें? देखिए सलाहितें तो हैं, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा मुकाम बनाने के लिए, काम करने के लिए। ये नहीं कि ये मेरे बेटे हैं और ये बन जाएंगे, नहीं, इनको हार्ड वर्क फ्रॉम द स्क्रैच इसको शुरू करना पड़ेगा, और कर भी लिया है इसने। आपकी पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं जो आपके अब्बू ने डायरेक्ट की हैं, देखते हैं? आई कंसिडर मजाजिन टू बी अ फिनोमिनल मूवी। मैं हर किसी को, आज भी पापा को भी यही कहता हूँ कि यू कैन, आई थिंक a movie like Mujahideen cannot be made by anyone, and the actors cannot do the same acting as well. मुजाहिदीन में आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी? मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अम्मा की लगी। अम्मा मीन्स साइमा जी। हाँ, साइमा जी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी। उसके बाद शान साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एंड ऑब्वियसली ये टू मेन कैरेक्टर्स नहीं है, सिर्फ शान साहब और अम्मा। वली भी थे उसमें इफ्तिखार ठाकुर भी थे,
अंकल ठाकुर अंकल थे, तो आई मीन सबकी अपनी एक परफॉर्मेंस थी एंड इट वाज अ गुड एफर्ट फ्रॉम एवरीवन एंड इट वाज समथिंग दैट कैन नॉट बी बिल्ड अगेन. और ऑब्वियसली शाहजी वाले साहब पापा जी की तो परफॉर्मेंस थी ही. व्हाई बी द किंग व्हेन यू कैन बी द किंग मेकर. तो बस. तो मजाजन का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगता है जो साइमा जी मतलब अम्मा आपकी जो है वो करती आई मीन सीन तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अगर देखी जाए मेरे नज़दीक जो अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस होती है, एवरीवन हैज़ टू बी इन देयर ओन कैरेक्टर, वो ये होती है जब वहाँ से विलन्स आ रहे होते हैं और यहाँ से निकाह पढ़ाया जा रहा होता है. ठीक है, दैट इज अ वेरी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो. और हर इवन के अगर आप देखें उसमें जो कारी साहब आए हुए हैं उनकी एक अपनी परफॉर्मेंस है. उनकी अपनी एक अलग परफॉर्मेंस है उसके अंदर कि जिस तरह पढ़ाया जा रहा है. शान साहब डिड अ वेरी गुड जॉब एंड आफ्टर दैट फॉलोइंग उसका जो गाना है उसके बाद जो आता है कदी आमिल अम्मा का, अमेजिंग. आई मीन इट कैप्चर्स यू. उसका म्यूजिक ही अगर आप खाली सुन लेना तो यू बर्स्ट आउट ऑफ टीयर्स. मतलब कि आपको समझ नहीं आ रही होती, आपको कोई गम नहीं होता लेकिन आप फील कर रहे हो कि है. तो ये है सारा. अच्छा, ये हमने हमारा म्यूजिक हॉल है, यहाँ हम डबिंग भी करते हैं. अच्छा. ये और वहाँ म्यूजिक गाने वाने रिकॉर्ड होते हैं और साउंड का जितना भी काम होता है हमारे स्टूडियोज में होता है. और फिल्म का कोई भी काम हो म्यूजिक से. ये देखे ना, ये पहले ये होता था कंप्यूटर से पहले, ये हमारे मिक्सर्स होते थे. अब जो है कंप्यूटर भी आ गया है, क्यूबेक 7, क्यूबेक 8, उस पे होता है सारा. शाह जी आपकी फिल्मों का म्यूजिक बड़ा अच्छा रहा, मतलब जितनी भी मूवीज आपने बनाई हैं, तो क्या कोई म्यूजिक के लिए आपको आपकी अपनी जाती दिलचस्पी भी होगी? म्यूजिक में सबसे पहले तो फिल्म की जो सिचुएशन होती है स्क्रिप्ट में वो बड़ा काउंट करती है कि उसमें म्यूजिक का मार्जिन है, गाने का मार्जिन है. कहानी रुक तो नहीं रही, आगे बढ़ रही है. अगर आगे बढ़ रही है तो उस म्यूजिक में कैसे बढ़ेगा, उसके कैसी मिठास होनी चाहिए या फास्ट गाना होना चाहिए या क्या होना चाहिए. तो ये सारी बात हमें बतानी पड़ती है कंपोज़र को, म्यूज़िक डायरेक्टर को. फिर म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो उसकी ट्यून बनाएगा, ये शायर लिखेगा. तो जब शायर लिख लेगा, ट्यून बन जाएगी, तो फिर मैं या कोई भी डायरेक्टर उनको ये बताएगा कि इसमें मुझे इस तरह पिक्चराइज करना है, मुझे म्यूज़िक इस तरह की चाहिए. वो आप अपने स्केल में जो उसका आपका स्केल है या वो इस तरह म्यूज़िक आप अरेंज कीजिएगा, तो फिर वो म्यूज़िक. इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी फिल्म का जो गाना है वो अलग ना लगे, वो फिल्म का हिस्सा लगे. चलिए, आपने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया अर्तुगरुल गाजी ड्रामा जो पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है, तो उस पर आपने स्टेटमेंट दिया है, बड़ा शदीद नाराजगी का इजहार किया. अच्छा, वो अजीब, मैं समझता हूँ कि वो लोग समझते नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ. बस ये है कि मुखालफत शुरू कर देते हैं, फैमिली को निशाना बनाते हैं, तनकीद का, बुराई, बुरे लफ्ज़ बोलते हैं. हुआ ये कि मैं एक चैनल पे गया था प्रोग्राम में, उन्होंने पूछा जी आपने अर्तुगरुल गाजी देखा? मैंने कहा देखा है. आप कैसा लगा? मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा. मैंने पहली 2 किस्तें देखी, उसमें घोड़े भाग रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो वो वाकई वैसा था. और ये मैंने तब देखा जब ये आया नहीं था पाकिस्तान में, तब जब ये चला था टर्किश लैंग्वेज में. तो मुझे 2 किस्तों में नहीं अच्छा लगा. आगे चल के वो ड्रामा बिल्डअप हो गया, सारा कुछ अच्छा हो गया. तो मैं तो उन 2 किस्तों की बात करूंगा ना जो मैंने देखी थी. उसमें बाकी घोड़े भाग रहे थे जंगल में इधर उधर, तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला था. लेकिन यार लोगों ने पता नहीं क्या माइंड किया और इतना बुरा कहा, तो मैंने कहा आइंदा इजहार ही नहीं करना, कोई बात ही नहीं करनी सच्ची. तो अब आपकी उस ड्रामे के बारे में क्या राय है? नहीं, बहुत अच्छा ड्रामा था वो, बड़ा उसने नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, और इसमें कोई शक नहीं. लेकिन वो ड्रामा जो है आप ये देखें, उसके पीछे पूरी टर्किश गवर्नमेंट है जिसने वो ड्रामा बनवाया है. ऐसे नहीं वो बन गया, तो बड़ा पैसा उस पर खर्च हुआ है और वो बहुत बड़ा ड्रामा था. तो शाह जी, उसमें जो एक किरदार है हलीमा सुल्तान का,
तो पाकिस्तान में उनके बड़े चर्चे हैं, बड़े पसंद करते हैं लोग, तो क्या उनको लेके या कोई ऐसा ड्रामा या कोई ऐसी फिल्म बन सकती है? बन सकती है, लेकिन आपके पास फंड्स होने चाहिए, वो जो नहीं है आपके पास इतने, ये बहुत बड़े बजट्स चाहिए इनके लिए सर।